गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोगों को स्वागत है E 305 के अगले ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग हमारा यूनिट 1 कर चुके थे। हल्का सा समरी दे रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम हमारा टाइम रिस्पॉन्स या टाइम डोमेन एनालिसिस को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हमने देखा था कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम को हमने समझा। कंट्रोल सिस्टम को समझने के बाद में हमने उसके ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक यानी किसी भी सिस्टम का इनपुट और आउटपुट के रेस्पेक्ट में एक फंक्शन होता है जिसको हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, वो हमने निकालने की कोशिश की थी। उसके बाद में हमने आरसी नेटवर्क और फाइनली सिग्नल फ्लो ग्राफ हमने समझा था। फिर उसके बाद में हम अगली यूनिट पे आए थे टाइम डोमेन एनालिसिस। उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन समझाया। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद में लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया और जो बेसिक सिग्नल यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, पैराबोलिक, इन सब सिग्नल्स का मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना बताया और इनको मैंने कहा था कि डायरेक्टली आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनका याद कर लें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस सेकंड ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का हम लोग खत्म कर चुके थे। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को समझें। फाइनली सेकंड यूनिट हम खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद में मैं अगली यूनिट पे जाऊंगा। दोबारा बोर्ड लेक्चर। अभी आप लोग जैसे कि देख मतलब समझ पा रहे हैं कि अभी इस जो पूरा जो मंथ गया, या हम कह सकते हैं कि जो काफ़ी जो हमारा टाइम था वो इसीलिए गया क्योंकि एग्जाम्स थे, इलेक्शंस थे। इलेक्शन से रिलेटेड जैसे आपका ईएलसी तो एक तरीके से हमारा डेली रूटीन का ही काम हो गया है कि मैं बच्चों को गाइड करूं, उनको समझाऊं और कम से कम एक मैसेज कन्वे करूं कि आप लोग अपने वोटर आईडी कार्ड जरूर बनवाएं जो 18 प्लस हो गए हैं। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ऑन नहीं करे और इसको समझने की कोशिश करे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये मैं इसको स्टार्टिंग से देता हूँ। टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, यानी सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हम टाइम रिस्पॉन्स देख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर का हमने देखा था। ऑर्डर से स्टूडेंट हम समझते हैं जो भी, जैसे मान के चलिए x की पावर 1 तो वो फर्स्ट ऑर्डर हुआ, x की पावर 2 तो वो सेकंड ऑर्डर हुआ। यहाँ जनरली हम s से लिखते हैं, s फॉर से फॉर एग्जांपल s फॉर स्टाइल, या फिर आप s फॉर सेकंड जैसे कि आपको दिख रहा है। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम यानी जिसपे पावर 2 है, या हम अगर उसको न्यूमेरिकली अगर हम उसको मतलब सॉल्व करेंगे तो उसकी पावर 2 आएगी। क्या है आगे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो कुछ आप एक रेफरेंस बुक्स देख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आती है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम BSQ की और गोलनागर जी की, ये काफ़ी अच्छी बुक है। आनंद कुमार की आती है कंट्रोल सिस्टम नाम से, और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम एस हसन सईद के नाम से भी एक अच्छी बुक आती है। तो आप ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो इनके लिए रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल होते हैं तो आपके काफ़ी दिमागी कसरत होगी इनको सॉल्व करने में और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा ब्लॉक डायग्राम है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। सेकंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये तो आपका समर है, ये आपका नेगेटिव यूनिटी फीडबैक है। यूनिटी मतलब यहाँ पर सिंबल 1 है, जिसको हमने 1 को तो हम शो नहीं कर रहे हैं। और ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यानी इसको तो हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये हमारे सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आती है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। इस ये जो सिंबल है अलग सा बना हुआ, इसको हम बोलते हैं जीटा। ध्यान में रखें, ये तो ओमेगा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये जीटा। और ये जीटा क्या होता है ये आगे मैं समझाऊंगा। ये एस, और जब ये एस इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आप अपना सेकंड ऑर्डर सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें सी एस अपॉन आर एस हमें चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपके पूरे कंट्रोल सिस्टम में चलेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन है ये आपके कंट्रोल सिस्टम में चलेगी और पूरे कंट्रोल सिस्टम के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जैसा सी एस अपॉन आर एस यानी ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। कहने का मतलब इसको हमने सॉल्व किया और फाइनली ये आया, यानी इन पोर्शन को हमने सॉल्व किया और ये सामने आया। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसका डिनोमिनेटर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं। आमतौर पे 1 प्लस जी एस एच एस हमारा ये आता है। जी होता है हमारा फॉरवर्ड
और h होता है हमारा फीडबैक। थोड़ा सा काफ़ी टाइम बाद क्लास हो रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोग टच में नहीं हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं C अपॉन आर एस हमारा आया ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन। अब इस आर एस को हम इधर ले गए, यहाँ पर मैंने शो किया है, और क्योंकि अब यूनिट स्टेप इनपुट यानी जो यूनिट स्टेप इनपुट है उसका जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूनिट स्टेप का, एक मिनट, यूनिट स्टेप को जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस। तो क्या होगा स्टूडेंट, ओमेगा ये पूरी इक्वेशन और इसके साथ में आर एस को हम यहाँ ले गए तो ये 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई होगा, जो हम अगली स्टेप में देख रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सी एस इक्वल टू 1 अपॉन एस इंटू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये आ रहा है। अब हमने इसको क्या किया, ये जो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर है, मतलब ये वाला पोर्शन जो कि मैं कह रहा था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं कुछ ऐसे, यानी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं और हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन ले रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्योंकि या तो आपको खुद को अपने बाय हैंड सॉल्व करना होगा या आप इसको देखें, जैसे a अपॉन एस ये एक टर्म है प्लस b अपॉन दिस, जब हम a को 1 पुट करेंगे तो आगे हमारा कुछ ऐसा निकल के आएगा। कहने का मतलब आप लोग इस इक्वेशन को देखें सबसे पहले और इसको सॉल्व करें। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x y, ओमेगा एन को ओमेगा एन रहने देते हैं प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो हमारे जो s के जो सॉल्यूशन है वो दो निकल के आएंगे, एक तो हमारा इमेजिनरी आएगा, इसको आप याद रखें प्लस माइनस में, और दूसरा आएगा हमारा रियल। वो डिपेंड करेगा कि हम कैसे चीज़ों को ले रहे हैं। अब ये जो ओमेगा डी है, ये जो ओमेगा डी है हमारी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी दरअसल डिपेंड करती है कि हमारा किस टाइप का सिस्टम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ओमेगा डी है ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमें डिपेंड करता है किस टाइप का सिग्नल प्लस सिस्टम है। तो इसी प्रकार से हम बी को ये पुट करेंगे। इसको आप अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, क्योंकि फाइनली जो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ ये आएगा, कुछ इस तरीके का लंबा चौड़ा। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपके सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हो सकता है अगर अगले साल भी ऑब्जेक्टिव रखा पैटर्न तो उसमें सीधा सीधा पूछा जाता है। और देख लीजिए आप, ये जो ओमेगा डी है, ये ओमेगा डी है ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मीन्स ये हमारी जो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है ये कुछ इसके बराबर होती है। तो अभी ये बहुत सारा मैथमेटिकल मैं शुरुआत से रिपीट बोल रहा हूँ और आज भी वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको कभी ये लगे कि सर इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है, लेकिन ये वही है, पार्शियल फ्रैक्शन है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फाइनल इक्वेशन का सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ सी टी मतलब आउटपुट हमारा टाइम डोमेन में कुछ ऐसा आया। अब हम इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें पुट कर रहे हैं, जैसे ये 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, इसको हमने साइन फाई का लिया, अगर साइन फाई ये तो कॉस फाई हमारा ऐसा आएगा, टेन फाई हमारा ये आएगा, और फाइनली हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो ऊपर इतनी बड़ी इक्वेशन थी ये वाली, ये हम देख पा रहे हैं ये इसमें इतने में शॉर्ट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम खुद भी चाहते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो छोटा से छोटा होए, ठीक है। फिर इसके बाद में हम जो ये तो फिर एक और लिखने का तरीका है, हम जो देखेंगे एरर सिग्नल का एरर क्या होता है, हमारा इनपुट माइनस आउटपुट, मतलब इनपुट तो हम आइडियली देते हैं, आउटपुट कितना जा रहा है सिस्टम से गुजर के, उन दोनों का में जो भी डिफरेंस। कहने का मतलब आपने यदि सपोज किसी सिस्टम में हम बात करें, चलो ठीक है एक शेयर मार्केट का मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने 10 रुपए लगाए, इनपुट तो आपने 10 रुपए का दिया, लेकिन आउटपुट आपको मिल रहा है 8 रुपए, तो एरर क्या हुआ आपके, मतलब 2 रुपए का नुकसान हुआ, लॉस। तो एरर यही होता है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका एरर है। तो हमारा आर टी तो क्या था, आर टी हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल था जो इनपुट था, और सी टी हमारा ये जो फाइनली आउटपुट आया। तो हमारा फाइनली
ut तो 1 था तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा ये आया एरर। एरर मतलब ये वाला जो सिग्नल है एक्चुअली में एरर है, क्योंकि 1 तो यूनिट, यूनिट मतलब सिंगल, सिंगल स्टेप का हमारा सिग्नल था। और फाइनली एक और टर्म होती है स्टूडेंट, स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ सी टी। यानी स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि यदि हमने कोई इनपुट लगाया और इनपुट जाने के बाद में वो हमारा किस तरीके से हमें आउटपुट दे रहा है और किस टाइम के बाद में दे रहा है। समझ पा रहे हैं आप, कब दे रहा है और किस टाइम के बाद में वो दे रहा है, तो वो हमारा होता है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मतलब फाइनल वैल्यू, यानी वो सिस्टम से गुजरा, उसके बाद में उसमें जो भी प्रोसेसिंग हुई, जो भी स्टेप्स उसने फॉलो किए, और अल्टीमेटली वो स्टडी स्टेट मतलब अल्टीमेटली वो सेटल कब हो रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि वो क्या टाइम है, किस टाइम पे आने के बाद में वो सेटल हो रहा है, हमें उसका कोई आइडिया नहीं है। और वो आइडिया नहीं है तो उसके बाद में हम इसको जनरली सॉल्व करते हैं लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी जो टाइम पीरियड होता है उसको इंफिनिटी दे देते हैं, और उसके बाद में हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। यानी जब हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जब t की वैल्यू इंफिनिटी कर देंगे, तो ये सॉल्व कैसे होगा, फाइनली इसका जो सॉल्यूशन है वो 1 आ रहा है। यही जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है, यानी ये यूनिट स्टेप को जाकर के टच कर जाएगा, लेकिन तब तक हमारी कुछ एरर रहेगी। फिर ये क्या आ रहा है, देयरफॉर एट स्टेडी स्टेट देयर इज नो एरर। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही फाइनल टाइम मतलब सेटलिंग टाइम को, मतलब इसको सेटल होने में टाइम लग गया सिस्टम को, तब कोई एरर नहीं है। और फाइनली जो मैं टर्म्स बता रहा था, ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब उस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा डी होती है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। जब हम इनपुट गुजारते हैं तो कुछ ना कुछ डैम्पिंग का मतलब होता है लॉसेस, एक तरीके से मतलब घटना। और ये जीटा, जीटा ये सिंबल मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसको जीटा बोलते हैं। जीटा ओमेगा होता है हमारा डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये सब हमारे टर्म्स हैं। और फाइनली जो हमारी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया, जो मैं कह रहा था, वो हमारा कुछ ऐसा है। एक तो है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन, यानी प्लस माइनस जो मैं कह रहा था वो कुछ ये आएगा जे ओमेगा, और इसको हम बोलते हैं ओमेगा डी। ये जो पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है इसको बोलते हैं हम ओमेगा डी। तो इस प्लेन को समझने से पहले मैं इसको यहीं क्लोज कर रहा हूं एक बार के लिए। इस प्लेन को समझने से पहले हम एक चीज को क्लियर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद मैथमेटिकली, जो मुझे बार बार जो इस चीज में लगता है कि मैथमेटिकल अप्रोच करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दो चीजें फैक्टर दिमाग में रखें। एक तो जो लेक्चर्स में मैंने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक को शेयर किया है उसको ढंग से पढ़ें, उसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई जैसे मैथमेटिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3yz, जो भी मतलब आता है उसको सॉल्व करने में रहे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म और पार्शियल फ्रैक्शन इनको सॉल्व करें। यदि आपने एक जगह भी कहीं गड़बड़ करी तो पूरा नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक सॉल्यूशन है ना, वो खराब हो जाएगा। आप जो आंसर चाह रहे हैं, हो सकता है आप, हम अब क्या है, इन मैथमेटिकली को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। जो भी हमारे रूट्स आएंगे, रूट्स मतलब जो भी सॉल्यूशन आएंगे उसको वैल्यू को देख करके हम कंपेयर करेंगे। यदि आपने स्टार्टिंग में मिस्टेक कर दी तो लास्ट में मिस्टेक करोगे, तो हो सकता है जो आप स्टेबल सिस्टम बोल रहे हो उसको आप अनस्टेबल सिस्टम लिख दो, और जो अनस्टेबल आ रहा हो गलती से वो स्टेबल हो जाए। तो ये जो इतना एक्सपोजर मैंने दिया आज, वो इसीलिए दिया कि आप लोग देख लें कि कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैंने सेशन रखे थे, इंटरेक्शन सेशन, उसमें मुझे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आज 18 बच्चे आए, वो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अब दूसरा असाइनमेंट देने वाला हूँ, और इस दूसरे असाइनमेंट में आप लोगों को मैं पार्शियल फ्रैक्शन और मैथमेटिक्स के रिलेटेड आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तब तक उम्मीद है जैसे आप लोगों का आज मतलब थर्ड ईयर जो मतलब जिनके एग्जाम हो रहे हैं, आज फाइनल एग्जाम है, तो ये एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट वीक ठीक है कुछ एक एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हो सकता है, थोड़ा बहुत एंगेज हो। नेक्स्ट वीक से आप लोगों की क्लासेस फिर से प्रॉपर तरीके से रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो कहीं भी कुछ भी समस्या हो, फील फ्री टू आस्क। बस स्ट्रेंथ ऐसी बना के रखें। और मेन चीज, मैं अटेंडेंस क्राइटेरिया स्टार्ट करने वाला हूँ सीधा सीधा ऑनलाइन। अभी तो जितने बच्चे आते हैं उनको देख रहा हूँ, तो अपने स्टूडेंट्स को बोल दें, साथी को, कि क्लासेस अटेंड करें, नहीं तो वो यहाँ बैठे बैठे भी ऑनलाइन भी डिटेन हो सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो फील फ्री आस्क।
नहीं तो मैं इस क्लास को क्लोज कर रहा हूँ, एज अभी हमारा पावर कट है, इसी कारण मेरे को वहां जा करके उसको लैपटॉप को चार्ज करना पड़ा, इसलिए क्लास थोड़ी सी डिले हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस मैं मतलब ये लेक्चर अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, मैं इसको दोबारा से देखिए और इसको देखने के बाद में जो भी मैंने इक्वेशन बताई सी अपॉन आर उसको समझें, नोट डाउन करें, वीडियो कॉल करके कॉपी पेन चलाएं, तब जाकर के आप कंट्रोल सिस्टम ऑनलाइन समझ पाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन कंट्रोल सिस्टम तो क्या फिर कोई भी सब्जेक्ट समझ नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।